वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ रखेल पार्ट 12। घर से निकलते ही कबीरदादा ने सबसे पहले साहिल समंदर वाले अड्डे का रुख किया। वहां से फारिग होकर वो दूसरे ज़रूरी काम निपटाने लगा। आज यूँ भी उसे मालूम था कि तनाविश अपने घर गई हुई है। अब इसका दिल घर को लौटने को नहीं कर रहा था। तनाविश के सामने एतराफ़ ना करने के बावजूद इसकी दिली तमन्ना यही थी कि वो उस वक्त घर लौटे जब वो मौजूद हो। कार की आवाज़ सुनते ही वो भागकर बाहर निकले और ड्राइंग रूम के सामने दरवाजे की चौखट से लग कर बेताबी से इसके करीब आने का इंतज़ार करे। वो करीब पहुंचते ही शिकवा के ना होकर इतनी देर क्यों लगा दी। जब वो सोफे पर बैठ जाए तो वो कालीन पर बैठकर इसके घुटनों पर अपनी थोड़ी टिकाकर इसकी आंखों में झांकती। अचानक उसे ख्याल आया कि वो क्या उल्टा सीधा सोचे जा रहा है। फौरन ही सर झटक कर उसने इन सोचों को दूर करने की कोशिश की, मगर वो एक नाकाम कोशिश थी। इसके बिल्कुल अकब में आने वाली जीप में इम्तियाज़ अपने साथियों को मुखातिब था। लगता यही है कि आज मखनातीस घर में मौजूद नहीं है, वरना अब तक उसने लोहे को अपनी कशिश से घसीट लिया होता। बख्श ने ना समझने के अंदाज में कहा, क्या औल फौल बक रहे हो। यही कि आज नमाजन घर में नहीं है, वरना बेनमाजी कब का घर पहुंच चुका होता। बख्श ने कहा, सवाल ये है कि तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो। इम्तियाज़ हंसा, जवाब ये है कि घड़ी पर निगाह दौड़ाओ, सुइया 3 का हिंदसा अबूर कर चुकी है और कबीर दादा के काम ही खत्म नहीं हो रहे आज। ड्राइवर ने लुकमा दिया, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ, कबीर दादा की रोज़मर्रा यही है। इम्तियाज़ इत्मीनान भरे अंदाज में बोला, है नहीं थी, अब दादा ने शादी कर ली है। मैं नहीं मानता। बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया, शर्त लगा लो। इम्तियाज़ ने उसे ललकारा। शाम के खाने में 2 किलो मटन कढ़ाई। बख्श ने इसकी दावत कबूल करने में देर नहीं लगाई थी। ठीक है। इम्तियाज़ भी पीछे हटने पर तैयार नहीं था। बख्श ने कहा, अब पता कैसे करेंगे। अभी हो जाता है। इम्तियाज़ मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर ढूंढने लगा। मिनट भर बाद ही मतलूबा नंबर ढूंढ कर वो राब्ता करने लगा। इलाही बख्श मियाँ, क्या हाल है। ये कहते ही इसने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। ठीक ठाक हूँ इम्तियाज़ भाई। ड्राइवर इलाही बख्श की आवाज़ जो खूब पहचानते थे। क्या हो रहा है। इम्तियाज़ ने तमहीद को तूल दिया। कुछ नहीं, लेटा हूँ अपनी चारपाई पर। उसने मोहताज लहजे में पूछा, बेगम साहिबा ने कहीं जाना था क्या। अभी तक घर में है। इलाही बख्श जल्दी से बोला, नहीं, वो तो आप लोगों के निकलते ही मैके चली गई थी। उन्हें 5 बजे वापस लेने जाना है। इम्तियाज़ के होठों पर भरपूर हंसी नमूदार हुई, मगर बज़ाहिर वो मायूसी भरे लहजे में बोला, अच्छा, फिर तो हमारा काम नहीं हो सकता। इलाही बख्श ने पूछा, ऐसा भी क्या काम आन पड़ा है। इम्तियाज़ फ़ौरन बोला, रात के खाने के लिए शालीमार होटल से 2 किलो मटन कढ़ाई बनवा कर लाना है। इलाही बख्श उसे इत्मीनान दिलाता हुआ बोला, कोई मसला ही नहीं है, बेगम साहिबा को घर छोड़ कर ले आऊँगा। बहुत शुक्रिया इलाही बख्श। इम्तियाज़ ने अलविदाई कलमात कहते हुए राब्ता मुंतका कर दिया। इसके साथ ही इसके मुंह से बुलंद व बांग कहकहा बरामद हुआ। बख्श खफीफ होता हुआ बोला, तुम्हें पहले से मालूम होगा, बेगैरत आदमी। इम्तियाज़ ने सफाई पेश करते हुए कहा, सुबह से तुम्हारे साथ ही हूँ, चलो खा लो कड़ाही, मगर कभी तो फंसोगे पुत्र। बख्श ने दांत पीसे। इम्तियाज़ ने दोबारा कहकहा बुलंद करते हुए फिर फ़ोन निकाला और अगबी जीप में आने वाले बाकर और रुखसार को रात के खाने की दावत देने लगा। इसके साथ वो बख्श के हारने की बात भी मिर्च मसाला लगाकर बयान कर रहा था। दादा, आपसे बात करना है। कॉल वसूल करने का बटन दबाते ही कबीर दादा के कानों में पाशा की लजाजत भरी आवाज़ पड़ी। कबीर दादा ने पूछा, कहाँ पर हो। अपने जुआ खाने वाले दफ्तर में बैठा हूँ, आधे घंटे तक आ रहा हूँ। ये कहते ही वो ड्राइवर को पाशा के होटल की तरफ जाने का कहने लगा। ठीक आधे घंटे बाद वो पाशा के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। इसे देखते ही पाशा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी छोड़ दी। कबीर दादा की मौजूदगी में वो कभी भी इस कुर्सी पर नहीं बैठता था। कबीर दादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठते ही मुस्तफसर सा हुआ, जी फरमाइए। वहाँ वो दोनों अकेले ही थे। कबीर दादा के मुहाफिज और अजीम वगैरह बाहर ही रुक गए थे। खाने पीने को क्या मंगवाओ। पाशा ने खासा संजीदा नज़र आ रहा था। कॉफ़ी का बता दो, और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये कहते ही कबीर दादा ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। इंटरकॉम उठाकर पाशा ने 2 प्याली कॉफ़ी के लिए बताया और कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा होता हुआ बोला, मेरा ख्याल है अब आपको घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है। बकवास ना करो, मतलब की बात पर आओ। कबीर दादा ने उसे झिड़का।
वो इत्मीनान से बोला, इसी बकवास के लिए आपको जहमत दी है। कबीरदादा ने उसे डराया, शायद काफ़ी दिनों से तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ा। पाशा खौफजदा हुए बगैर बोला, सच कहा, आज एक नहीं काफ़ी थप्पड़ खाने का इरादा किए बैठा हूँ। कबीरदादा बिगड़ कर बोला, अगर सच में वही बकवास करना है तो मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ दादा। पाशा बिल्कुल संजीदा था। अच्छा बको, क्या परेशानी है? कबीरदादा ने गोया हथियार डाल दिए थे। वो खूबसूरत डायन आपको ज़ाया कर देगी। कबीरदादा एक दहशत, खौफ और डर की अलामत है। कबीरदादा आहनी इरादे, चट्टानी हौसले और फौलादी अज़म का नाम है। कबीरदादा की शख्सियत, किरदार और सलाहियतों की एक दुनिया मौतरफ है। आप एक छोकरी के पीछे उसे बदनाम ना करें। यकीन माने अपने दुख अपने दुखी है और पराए हंस रहे हैं। दफा करे इसे, ठोकर लगाकर अपनी जिंदगी से दूर फेंके। कबीरदादा के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बकवास अच्छी कर लेते हो मगर बेमकसद। जब आंखों पर किसी दिलरुबा के नौखेज हुस्न की पट्टी बंधी हो तो हमदर्दों की नसीहतें बकवास ही लगती है। मेरा ख्याल है शादी करने वाला मैं पहला गैंगस्टर नहीं हूँ। बिल्कुल सही, और मेरा एतराज़ आपकी शादी करने पर बिल्कुल भी नहीं है। शादी भी दूसरे गैंगस्टर्स ने की है और थोड़ी बहुत रिवायती मोहब्बत भी उनमें मौजूद होगी, मगर इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने पाँव की जूती को सर का ताज बना लिया हो। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धरे जा रहे हो बेगैरत आदमी। कबीर दादा ने उसे डांट कर खामोश करना चाहा। उसी वक्त एक मुलाजिम ने इजाज़त मांग कर अंदर दाखिल हुआ और उनके सामने कॉफ़ी के भरे मग रख कर सर झुकाए बाहर निकल गया। पाशा कॉफ़ी का हल्का सा घूंट लेता हुआ बोला, ये सच है कबीर दादा, कल रात तकरीब में मेरी नज़र आप दोनों ही पर थी। इस दोगली डायन ने आपको अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए एक लम्हे के लिए भी आप पर से नज़रें नहीं हटाई। यकीनन उसे किसी ने खूब पढ़ा लिखा कर आपके पास भेजा है और आप भी गाहे गाहे नज़रें चुरा कर इसकी दीद से आंखें ठंडी कर रहे थे। और फिर महफिल मौसीकी में जो मोहब्बत भरे मैसेज लिखे जा रहे थे, ऐसा तो हाई स्कूल के तुलबा ही कर सकते हैं। और माफ़ करना, उस चुड़ैल के साथ तो चले ये जचता भी है कि मेरे ख्याल में वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की तालिबा है। आप खुद को देखें, क्या इतने ऊंचे मकाम से नीचे उतरना आपको रवा था? कबीर दादा साहब गोई से बोला, कोई मोहब्बत भरी गुफ्तगू नहीं थी यार। उसने मुझे घर चलने का लिखा और मैंने उसे डांट दिया। एक छोकरी की इतनी हिम्मत कि वो कबीर दादा को महफिल छोड़कर घर चलने का कहे, और एक बार भी नहीं बार बार मैसेज करे। दर्जन भर मैसेज टोन में तो मैंने गिनी थी। यकीनन आपकी तरफ से ढील थी, वरना वो ऐसी हरकत ना करती। और एक दो मैसेज पढ़ने का तो मुझे भी इत्तेफाक हुआ था। वो कोई नाचने गाने की बकवास कर रही थी और आप अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहे थे। कबीर दादा चिढ़कर बोला, बेवकूफ़ आदमी, वो कम उम्र लड़की है, नादानी में ऐसी हरकतें कर गुजरती है। अब क्या उसकी पिटाई शुरू कर दूं? कम उम्र नादान लड़की नहीं, पूरी 420 है। अगर आपको तिगनी का नाच ना नचाया तो मुझे पाशा नहीं खोता कहना। पीठ पीछे तो अब भी यही कहता हूँ यार, कबीर दादा ने कह कहा लगाया। फिर सामने भी कहना, बल्कि मैं अपना नाम ही यही रख लूँगा। बहराम मेरी जान, में बेवकूफ़ों की सी बात ना करो। ये परेशानियाँ और उलझनें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मुझे ना तो उस लड़की से मोहब्बत है और ना मैं अपने मकाम और जगह ही से नावाकिफ़ हूँ। कबीर दादा ने इसे असली नाम से पुकारा। मुझे सबूत दरकार है। पाशा को तसल्ली नहीं हुई थी। क्या सबूत चाहिए? कबीर दादा के लहजे में हैरानी थी। शहाब कसूरी, इखलाक हुसैन, नौशाद अफरीदी और वो साला एसपी वगैरह तमाम हर दूसरे दिन नित नई लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं, और इनकी ये बेगैरतियाँ और इनकी बीवियों से बिल्कुल भी छुपी नहीं है। पाशा सांस लेने के लिए रुका, मगर कबीर दादा से सब्र नहीं हुआ था। बेसाख्ता उसके होठों से फिसला। तो पाशा इत्मीनान से बोला, तो ये कहे आप अपनी रोज़मर्रा पर आ जाए। हर दूसरे दिन आपकी ख्वाबगाह में नई लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे शादी से पहले किया करते थे। कबीर दादा ने मुंह बनाया, मेरी शादी को अरसा ही कितना हुआ है? 3 रातें इस डायन के साथ गुजार ली है, इतना काफ़ी है। कबीर दादा ने अफसोस भरे अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाते हुए कहा, किसी और लड़की के साथ रात गुजारने से क्या होगा? पाशा झट बोला, मुझे यकीन आ जाएगा कि आप उस फ्रॉडन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, और मेरे अंदेशे गलत है।
ठीक है, कबीरदादा ने असबाब में सर हिलाते हुए जान छुड़ाई। जैसे ही मेरे मियार की कोई लड़की नजर आई, तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा। वादा? पाशा के होठों पर मानी खस मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक बार कह तो दिया है, कबीरदादा झिल्लाते हुए बोला। अगर तुम्हारी नसीहत इख्तिताम पजीर हो गई हो तो मैं वापस चला जाऊं? 1 मिनट। वो जेब से मोबाइल फोन निकालते हुए किसी को घंटी करने लगा। पहली ही घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई थी। शायद जिसे कॉल की गई थी वो इसी कॉल ही का मुंतज़िर था। पाशा ने मुख्तसरन आ जाओ कहते हुए राब्ता मुनक़ता किया। कौन है? कबीरदादा ने हैरानी से पूछा, मगर पाशा के जवाब देने से पहले दरवाजे को धकेलते हुए कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाली शख्सियत को देखते ही कबीरदादा गहरा सांस लेने पर मजबूर हो गया। इसका असल नाम तो कबीरदादा को मालूम नहीं था और ना उसने कभी जानने की कोशिश ही की थी। अलबत्ता वो निग्गी के नाम से मशहूर थी। शायद उसका असल नाम नगीना, नगीन, नगहत या नगमा वगैरह था। चंद दिन कबीरदादा को मंजूर नज़र भी रह चुकी थी। कबीरदादा ही की वसातत से उसे मॉडलिंग के शोबे में काफ़ी आगे तक जाने का मौका मिला था और आजकल वो चोटी की मॉडल थी। कबीरदादा के बारे में इसके दिल में पसंदीदगी के गहरे जज्बात पोशीदा थे, जिन्हें जानने वालों की गोशे गुजार करने में उसने कभी बखल से काम नहीं लिया था। लेकिन इसके साथ इसे ये भी मालूम था कि कबीरदादा के लिए किसी एक लड़की का होकर रहना नामुमकिन है। मगर अब पाशा की ज़बानी इसे जो खबर मिली थी, पाशा पर यकीन होते हुए भी इस खबर के बारे में वो शक में पड़ गई थी। निगी, तुम? कबीरदादा ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद है। पाशा से मुसाफिहा करते हुए वो कबीरदादा के करीब पहुंची और इसके बढ़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करते हुए उसके गले में बाहें डालकर बेबाकी से उसे चूमने लगी। इसे नरमी से दूर करते हुए कबीरदादा ने पूछा, कैसी हो? जाने क्यों इसे नग्गी की कुर्बत अच्छी नहीं लगी थी। एकदम तनावुश का खुशबूदार और मुलायम वजूद इसकी आंखों के सामने लहराया। इसे यूं लगा जैसे वो इसे देख रही हो। निग्गी चक्कर मेज के कोने पर बैठते हुए बोली, बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है निग्गी की आमद की वजाहत करना ज़रूरी नहीं है। पाशा ने ज़बान खोली। पाशा, मेरे पास और चोचलों के लिए वक्त नहीं है। कबीरदादा एकदम बेजार हो गया। दादा, ये वही निग्गी है जिसे छूने की पादाश में 3 थप्पड़ मेरे चेहरे पर और एक भरपूर लात मेरी तशरीफ पर लगी थी। कसम से इस दिन के बाद आज तक इसे मसाफहे के अलावा नहीं छू पाया। सच कह रहा है ये झूठा? निग्गी ने भरपूर कहकहा लगाते हुए पाशा की तायीद की थी। पाशा, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? यही कि जैसे ही आपकी मियार की कोई लड़की नजर आई, आप मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देंगे। तो बस ठीक है। कबीरदादा ने कंधे उचकाए। आय हाय, अब हम आपके मियार से भी गिर चुके हैं। निग्गी बेबाकी से उसे घूरते हुए बाजारी लहजे में बोली। दादा, हाँ या ना में जवाब दे। निग्गी को सस्ती लड़की नहीं है। बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग इसके लिए तरसते हैं। ये तो बस आपकी मोहब्बत में दौड़ी चली आई। आजकल ये झूठा सच बोलने पर तुला हुआ है। निग्गी एकदम संजीदा हो गई थी। कबीरदादा बेबसी से बोला, तो यूँ तुम्हें चैन आ जाएगा? हाँ। पाशा ने भरपूर अंदाज में सर हिलाया। कबीरदादा ने बेजारी लहजे में कहा, तो इस किस्म के और कितने सबूत देना पड़ेंगे? पाशा ने अज़म जाहिर किया। हर दूसरे तीसरे दिन एक जलपरी आपकी ख्वाबगाह की जीनत बनाऊंगा, यहाँ तक कि वो डायन खुद ही कहीं दफान हो जाए। खोते, वो तेरे उस्ताद की बीवी है। मैं नहीं मानता। पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया। बाएं? हाय, आपकी बीवी? निगी ने चीखते हुए परेशानी का इजहार किया। कबीरदादा ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। क्या नहीं मानते? मुझे उस्ताद या इसे मेरी बीवी? क्या मेरी ज़िंदगी में ये मुमकिन है कि मैं आपको उस्ताद ना मानने के बारे में सोच भी सकूं? कबीरदादा संजीदगी से बोला, दोबारा इसे गलत नाम से ना पुकारना। वो जैसी भी है मगर इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और बाकिरदार लड़की है। ठीक है भाभी, कह दिया करूँगा। पाशा ने मुंह बनाया। रात 9 बजे मेरी कोठी पर आ जाना। निग्गी को कहते ही कबीरदादा ने बातचीत ख़त्म होने का ऐलान किया और उठकर बाहर की तरफ चल पड़ा। निग्गी और पाशा के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। निग्गी को वही बैठने का इशारा करके पाशा कबीरदादा को रुखसत करने बाहर निकल गया। यार, मैंने तो सोचा तुम्हारी झूठ की आदत अब तक नहीं गई, मगर यहाँ तो सचमुच इनकलाब आ गया है। इस जिद्दी हठधर्म और अक्खड़ ने शादी कर ली है।
वो भी किसी लड़की से। पाशा के वापस आते ही निग्गी शुरू हो गई थी। वो इससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ थी। अलबत्ता पाशा की ये बात बिल्कुल ठीक थी कि वो कभी हाथ मिलाने से ज़्यादा निग्गी के करीब नहीं गया था। पाशा झिल्लाते हुए बोला, तो लड़कियों ही से शादी की जाती है, अहमक लड़की। नहीं, मेरा मतलब है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कबीर दादा की इस हरकत के बाद क्या कहूँ, क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। वो बदहवास सी लग रही थी। कहीं जाने और कुछ कहने का तो पता नहीं है, अलबत्ता तुम्हारे पास खुदकुशी करने का अच्छा मौका है। इस तरह कम से कम दादा को ये यकीन तो आ जाएगा कि इस खूबसूरत डायन भाभी के अलावा भी इसे कोई चाहता है। पाशा ने खुलूस भरे अंदाज में मशवरा दिया। कैसी है वो? मेरा मतलब शक्लो सूरत के लिहाज से। निग्गी की हैरानी अब तक बरकरार थी। इसने खुदकुशी वाले मशवरे पर जवाबी वार से एतराज़ बरता था। पूरी की पूरी डायन। ओह सॉरी। एकदम उसे कबीरदादा का हुक्म याद आया और उसने ज़बान दांतों में दबा ली। मेरा मतलब भाभी को देखते ही आपके दिल से ये फांस निकल जाएगी कि कबीरदादा ने क्यों शादी की है। मुझसे भी खूबसूरत है। निग्गी के लहजे में छलकता अपनी खूबसूरती का जाम वाज़ेह था। पाशा साहब गोई से बोला, अगर तुम्हें कोई लड़की खुद से ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो एलेक्जेंड्रा, शाइलिन वुडले, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, माहिरा खान और कुबरा खानम की शक्लों को भी खुद से बेहतर तो क्या अपने जैसा नहीं समझती। उसने तीनों फिल्म इंडस्ट्रीज़ की खूबसूरत लड़कियों को बेझिझक मुस्तरद कर दिया था। फिक्र ना करो, मेरी डायन भाभी को देखकर तुम्हारी खुद से खूबसूरत लड़की को देखने की हसरत तो कम से कम पूरी हो जाएगी। तो फिर मेरी दाल वहाँ क्या गलेगी? निग्गी रूहानसी होने लगी। पाशा ने माथे पर हाथ मारा। तुम्हारे दाल गलाने भेज कौन रहा है बेवकूफ़? किसी और की पकी हुई हंडिया उल्टानी है। वो खुफ्त भरे लहजे में बोली। मैंने सोचा शायद तुम मुझे कबीरदादा को फांसने का मौका दे रहे हो। ये काम इस वक्त करना था जब कबीरदादा तुम पर फरीफ्ता हुआ था। खाक फरीफ्ता हुआ था, अखड़ा, बदमिजाज, बस अपनी अयाशियों के चक्कर में था। और मुझे यकीन है अब भी वही सिलसिला है। तुम्हारे अंदेशे बेजा हैं। काश ऐसा ही हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। और यकीन मानो कि मुझे तुम्हारी कामयाबी में शुबा महसूस हो रहा है। अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। निग्गी की निस्वानी अना जाग गई थी। यूँ भी इसकी खूबसूरती किसी तारीफ की मोहताज नहीं थी, लेकिन पाशा के दिमाग में पलने वाले अंदेशों से वो नावाकिफ़ थी। खैर, आज तुमने कबीर दादा को पूरी रात मसरूफ़ रखना है और मेरा मतलब है भाभी को कमरे की करीब भी नहीं फटकने देना। कल परसों भी अगर तुम कबीरदादा को संभालने में कामयाब रही तो खुशामदीद, वरना मुझे किसी और जलपरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे मिजाज की कैसी है? पाशा साहब को इसे बोला। बिल्कुल घरेलू, सादा, मासूम और भोली भाली। क्या? निग्गी चीख पड़ी थी। थोड़ी देर पहले तो डायन, चुड़ैल और जाने क्या क्या कह रहे थे। फिक्र ना करो, हमारे यहाँ डायन बला और चुड़ैल बदकार नहीं, बाकिरदार, ईमानदार और ख़ानदानी लड़कियों को कहते हैं। ठीक है, अब कुछ तय कर लेते हैं। सेठ मिस्कीन की तरफ मेरे 20 लाख बकाया है। सुबह तक सोने नहीं दिया था खबीस ने, और अब मेरी कॉल ही वसूल नहीं कर रहा। पाशा हंसा। कब की बात है? 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। और कुछ? पाशा मुस्तफिदा हुआ। फ़ेरोज़ मलिक ने वादा किया था कि नई ड्रामा सीरियल में मरकज़ी किरदार मुझे मिलेगा। मुआवजा वसूल कर लिया, मगर अब एक नई हीरोइन को आगे ला रहा है और मुझे अगली सीरियल पर टरकाना चाहता है। पाशा संजीदगी से बोला, इन दोनों के मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे दे दो। निग्गी ने फ़ौरन अपने मोबाइल फ़ोन से उनके नंबर निकालकर पाशा को नोट करवा दिए। फ़ेरोज़ मलिक का पता भी नोट करके पाशा किसी का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से कॉल वसूल होते ही वो बगैर किसी तमहीद के फ़ेरोज़ मलिक का पता दोहराते हुए बोला, इसे अगले 1 घंटे में खुसूसी कोठी में होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ की बात सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ता किया और सेठ मिस्कीन का नंबर मिलाने लगा। सेठ मिस्कीन को वो ज़ाती तौर पर भी जानता था। शहर की बड़ी बड़ी मछलियों से इनकी यूँ भी वाक़फ़ियत नागज़ीर थी। हेलो। वो 2-3 घंटियों के बाद ही उसने पाशा की कॉल वसूल की थी। यकीनन पाशा का नंबर इसके पास नहीं था, वरना यूँ बेपरवाही से हेलो ना करता। सेठ मिस्कीन, पाशा बात कर रहा हूँ। पाशा दादा, उसने गोया तस्दीक की थी। याददाश्त तो काफ़ी अच्छी है सेठ, वरना पिछले 2-3 माह से किसी तकरीब वगैरह में मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। वो जल्दी से बोले, जी 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 जी, वैसे कैसे याद फरमाया खादिम को? कुछ नहीं, बस यूं ही आज निग्गी से मुलाकात हुई। तुम्हें
याद कर रही थी। मैंने सोचा हेलो हाय कर ले। सेठ मिस्कीन ने हकलाती हुई आवाज़ आई, निग्गी, हाँ 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 हाँ, वैसे अच्छी, बहुत अच्छी लड़की है। आज ही मैं अपने सेक्रेटरी को कह रहा था कि उसके अकाउंट में 20 लाख जमा करा दे, इससे उधार लिए थे। बेवकूफ़ को भूल ही गया है। वो गरीब इंतज़ार करती रही होगी। खैर, उसे बता देना कि कल ज़रूर उसे अपने पैसे मिल जाएंगे। पाशा हंसा, चलो आपका पैगाम पहुंचा देता हूँ। अगर कल सुबह 10-11 बजे इसके अकाउंट में मतलूबा रकम जमा ना हुई तो परसों सेठ मिस्कीन दुगनी रकम जमा करा देगा और इसी तरह हर गुजरते दिन के साथ रकम दुगनी करता जाएगा। सेठ मिस्कीन है ही इतना अच्छा आदमी। जी 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 जी, सेठ मिस्कीन ने हकलाते हुए जीजी की गर्दान शुरू कर दी और पाशा मजीद कुछ कहे बिना राब्ता मुनक़ता करते हुए सामने बैठी निग्गी को मुखातिब हुआ। सुन तो लिया होगा। हाँ, निग्गी ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। दूसरे काम से भी बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें रात कबीर दादा के पास जाने से पहले खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे खुश करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीर दादा को फंसाना ज़रूर मुश्किल था। किसी दूसरी लड़की का पत्ता काटना इतना मुश्किल नहीं होता। फिक्र ही ना करो, कबीर दादा से ऐसे दूर भागेगी जैसे तुम ईमानदारों से भागते हो। और पाशा इत्मीनान भरे अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। घर चलो। पाशा से रुखसत लेकर गाड़ी में बैठते ही वो अजीम को मुखातिब हुआ। इसके साथ ही वो मोबाइल फ़ोन निकालकर तनाउश का नंबर मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। घंटी वसूल करते ही उसकी चहकती खनकती सुरीली आवाज़ ने कबीर दादा के कानों में रस घोला। ऐसा करो, आज अम्मी के घर ही रह जाओ, मैं कहीं मसरूफ़ हूँ। कबीर दादा को रात की सूरत हाल से निमटने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं सूझा। वो इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली, मैं अभी आपकी जुराबें धो रही थी। आपकी कॉल वसूल करने के लिए मुझे काम दरमियान में छोड़ना पड़ा। ये मुलाजमा के करने के काम है। आपकी याददाश्त कमज़ोर है या बार बार मेरे मुंह से सुनकर अच्छा लगता है कि मैं आपका कोई काम किसी दूसरे को करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कबीर दादा ने मुंह बनाया, तुम हो ना तानसेन की पोती कि तुम्हारी आवाज़ बार बार सुनना चाहूँगा। हा हा हा, तनाविश ने नकरई कहे ने इसके फिक्रे के फसफसाहट को वाज़ेह किया। इसमें हंसने की क्या बात है? वो चिढ़ गया था। जनाब जी, आप रात मेरी 10-15 मिनट की गुनगुनाहट सुनकर नींद की मीठी वादियों में डूब गए थे। थका हुआ था। कबीर दादा ने सफाई पेश की। वो शरारती लहजे में बोली, हाय अल्लाह जी, कितना छुपाता है ये लड़का अपनी मोहब्बत को। हर वक्त बकवास ना किया करो। लड़के का लक़ब सुनकर उसे गुस्सा आ गया। बकवास तो खैर नहीं है। इसकी गुनगुनाती आवाज़ कबीर दादा को मज़ीद तपा गई थी। ड्राइवर और अजीम की मौजूदगी फरामोश करते हुए वो दहाड़ा, तुम्हारी मोहब्बत वाली गलतफहमी तो आज ज़रूर दूर कर दूंगा। क्या अपने हाथ से खाना नहीं खिलाओगे? तनाविश उसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर शौक़ी पर आमदा रही। अहमक औरत, उसने राब्ता मुनक़ता किया। प्लीज़ घर आ जाए ना, कितनी देर से आपका चेहरा नहीं देखा। फ़ौरन पैगाम आ गया था। जवाब लिखे बगैर वो खामोशी से बाहर देखने लगी। मोबाइल फ़ोन की मैसेज टोन दोबारा बजी। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश भी हो जाए। आ जाओ ना, मैं पकोड़े और चटनी बनाती हूँ। खिड़की से बारिश का नज़ारा करते हुए इकट्ठे बैठकर खाएंगे। मैसेज पढ़ते ही कबीर दादा ने कार की खिड़की से आसमान की तरफ निगाह उठाई। वाकई बादल इकट्ठे हो गए थे और किसी भी लम्हे बरस सकते थे। अगर वो इससे मुतवज्जा ना करती तो शायद बारिश शुरू होने के बाद ही इसकी तवज्जा इस तरफ जाती। यूँ भी बारिश का होना ना होना इसके नज़दीक बराबर था। ज़िंदगी में पहली बार इस पर इंकशाफ हो रहा था कि बारिश के मौसम की कोई अहमियत भी होती है। एक और मैसेज की टोन बजी, कबीर आ जाइए ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आपके साथ बारिश में भीगने को। छत पर चढ़ जाएंगे, किसी मुलाजिम को भी नज़र नहीं आएंगे। अपना नाम पहली बार बगैर किसी साबके लाहके के पढ़कर इसे अजीब मगर बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ही इस पर बारिश की मज़ीद अहमियत उजागर हुई। उसने चश्म तसव्वुर से देखा कि वो छत पर तनावुश के साथ मौजूद है। तेज़ बारिश हो रही है। वो आंखें बंद किए अपने बाजू दाएं बाएं फैलाए किसी बच्ची की तरह घूम रही है और वो उसे भीगता हुआ देख रहा है। लिबास इसके जिस्म से चिपक कर इसकी दिलकशी को 4 चांद लगाए हुए है। कबीर दादा के जिस्म में अनजाने जज्बे पैदा हो रहे थे। इसके दिल में शिद्दत से इस मंज़र को आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश बेदार हुई। अगली मैसेज टोन ने उसे फिर मोबाइल फ़ोन की तरफ मुतवज्जा किया। अच्छा, आप ना भीगना, सीढ़ियों की शेड में खड़े होकर पकोड़े खाना और मुझे देखना। अब खुश? अब तो आ जाओ ना।
एकदम कबीरदादा के दिल में अनजाना सा खौफ नमूदार हुआ। उसे तनाव से डर लगने लगा था। वो शायद जादूगरनी थी जो मैसेज पर चंद अल्फाज लिखकर इसके दिलो दिमाग को अपनी मुट्ठी में जकड़ रही थी। वो खिड़की के सामने खड़े होकर चटनी पकोड़े खाने का जिक्र करती और उसके मुंह में खस्ता खस्ता लजीज पकोड़ों का जायका फैल जाता। वो छत पर भीगने का जिक्र करती और कबीर दादा तसव्वुर की आंख से उसे बरसती बारिश में घूमता हुआ देखने लगता। इसके दिमाग में पाशा की आवाज़ गूंजने लगी, वो खूबसूरत डायन आपको ज़ाया कर देगी। इसकी इतनी हिम्मत कि कबीर दादा को घर जाने का मशवरा दे। आप एक छोकरी के पीछे खुद को बदनाम ना करें। यकीन माने अपने दुखी है और पराए हंस रहे हैं। वो आपको उंगलियों पर नचाएगी। कम उम्र नादान लड़की नहीं, पूरी 420 है। दफा करे उसे ठोकर लगाकर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंकें। क्या वाकई पाशा ठीक कह रहा है? क्या मुझे इससे जान छुड़ाने की कोई कोशिश करनी चाहिए? बादल बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। वो अपनी कोठी के करीब पहुंच गए थे। घर नहीं जाना, आगे गुजरते जाओ। ड्राइवर को कार आहिस्ता करती देखकर बेख्तियार उसके होठों से फिसला। कहाँ जाना है दादा? अजीम के लहजे में हैरानी थी। उसने उलझते हुए कहा, कहीं भी। क्या? अजीम की समझ में इसकी बात नहीं आई थी। वो संभल कर बोला, एसपी ज़मीर हुसैन की तरफ चलूं? जी दादा। अजीम ने ऊपर नीचे सर हिलाया। कबीर दादा ने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी। बार बार बजने वाली पैगामात की घंटियों को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। अचानक कॉल आने लगी। उसने आंखें खोलते हुए मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। वो तनाविश की कॉल थी। राब्ता काटने वाला बटन दबाकर वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। बारिश के कतरे एक तसलसल से गिर रहे थे। मोतियों के मशाबा कतरे ना जाने क्यों इतने भले लग रहे थे। इससे पहले इसे बारिश कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। सड़क के दाएं बाएं मकानात का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ घरों की छत पर इसे रंग बिरंगे आंचल लहराते नजर आ रहे थे। तसव्वुर की आंख से वो तनावुश के पास पहुंच गया। वो अपना सुर्ख दुपट्टा गीले बदन पर लपेटकर गीले कपड़ों की शरारत को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर दुपट्टे का गीलापन इसका साथ देने के बजाय गीले कपड़ों के साथ मिल गया था। इसके गदाज और नौखेज बदन के खूबसूरत जाविये और कौसीन साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि जीती जागती तस्वीर बन गए थे। इसका दिल शिद्दत से तनाविश के पास जाने के लिए मचला। इसका जी चाहा कि ड्राइवर को घर की जानिब मुड़ने का कहे। आंखें बंद करके सर सीट के साथ टेकते हुए उसने बड़ी मुश्किल से इसकी तमन्ना को दिल ही दिल में दबा दिया। कार एक स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता हुई। सड़क के बाएं जानिब एक छप्पर होटल बना था। इसकी नज़र कड़ाही में तलते गर्म पकौड़ों पर पड़ी। शहजाद कार एक जानिब करके रोक लो। वो शायद ज़िंदगी में पहली बार बराह रास्त ड्राइवर को मुखातिब हुआ था। जी दादा। ड्राइवर के लहजे में हैरानी भरी हुई थी। इसके साथ ही उसने इंडिकेटर का इशारा देकर कार एक जानिब रोक ली। अजीम पकोड़े और चटनी ले आओ। कबीर दादा का अगला हुक्म ड्राइवर और अजीम को मज़ीद हैरान करने वाला था, मगर इन दोनों में इतनी जुर्रत मफकूद थी कि खुलकर हैरानी का इजहार कर सकते। अजीम सर हिलाकर नीचे उतरा और छप्पर होटल की तरफ बढ़ गया। मुहाफिजों वाली दोनों जीपें भी रुक गई थी। इम्तियाज़ और बख्श नीचे उतरकर अजीम की तरफ बढ़े। इम्तियाज़ ने पूछा, अजीम भाई खैर तो है, क्यों रुक गए हो? अजीम मुस्कुराया। दादा ने पकोड़े लाने को कहा है। क्या? वो दोनों हैरानी अंदाज में चीख पड़े थे, मगर अजीम इनकी क्या का जवाब देने के बजाय छप्पर होटल के मालिक की तरफ बढ़ गया, जो बावर्ची मैनेजर और बेरे की जिम्मेदारियां भी खुद ही निभा रहा था। इम्तियाज़ ने धीमे लहजे में ख्याल जाहिर किया, नवाजन के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। यकीनन उसने कॉल करके कबीर दादा को पकोड़े लाने का हुक्म दिया होगा। इसी वजह से दादा घर के पास जाकर भी आगे बढ़ गए। कबीर दादा को हुक्म कौन दे सकता है? बख्श ने भी उसी के अंदाज में सरगोशी की थी। अजीम वसूख से बोला, नमाजन की आमद से पहले मेरा भी इसी बात पर यकीन था। मैं नहीं मानता। बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। इस वक्त बाकर और रुखसार भी इनके करीब पहुंच गए थे। इम्तियाज़ ने कहा, चलो अजीम से पूछ लेते हैं कि कबीर दादा ने इस तरफ मुड़ने से पहले नमाजन से बात की है या नहीं। क्या बहस शुरू है? बाकर ने इश्तियाक से पूछा। बख्श इससे दबे लफ्ज़ों में सारी बात बताने लगा।
उसी वक्त उन्हें अजीम वापस मुड़ता हुआ नजर आया। उसने एक हाथ में गरम भाप उड़ाते पकौड़ों की प्लेट और दूसरे हाथ में चटनी की प्लेट पकड़ी हुई थी। पकौड़ों को भीगने से बचाने के लिए उसने एक उल्टी प्लेट उन पर रखी थी। बख्श चहका, देख लो दादा पकोड़े घर नहीं ले जा रहा, यहीं बैठकर खाना चाहता है। इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर इम्तियाज़ ने अजीम को रोकते हुए पूछा, क्या घर की तरफ जाते हुए दादा को बेगम साहिबा की कोई कॉल मिली थी? हाँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं। अजीम उसे हल्के से झिड़कता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। सुन लिया? इम्तियाज़ ने फातिहाना नज़रों से बख्श को घूरा। बख्श ने दलील पेश की, वो कोई भी बात कर सकती है शदीद, इसने रात माँ के घर गुजारने की इजाज़त मांगी हो। अगर तुम्हारी बात सच मानी जाए तो कबीर दादा को पकोड़े घर ले जाने चाहिए थे, ना कि यहाँ खाने चाहिए थे। नहीं, इम्तियाज़ इसकी दलील से मुत्तफिक नहीं हुआ था। ऐसा ही है, बख्श मुसर हुआ। वो दोनों तकरार करते हुए जीप की तरफ मुड़ गए थे। बाकिर और रुखसार भी अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। इतनी देर भी आड़ के बगैर गुजार कर वो अच्छे खासे भीग गए थे। कबीर दादा गरम पकोड़ों और चटनी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसे पकोड़े इतने भले लग रहे थे। बारिश और पकोड़ों के ताल्लुक का राज इससे पहली बार मुनकशिफ हुआ था। न जाने तनावुश का साथ इस पर और कौन कौन से सरबस्ता राज आश्कार करने वाला था। पकोड़ों में मिर्ची ज़रा तेज़ थी। अचानक चश्म तसव्वुर में इसे तनावुश पकोड़े खाती नजर आई। मिर्चों की ज़्यादती की वजह से उसने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिए थे। इस आलम में वो और भी मासूम लगने लगी थी, मगर वो पकोड़े छोड़ने पर आमादा नहीं थी। झरझरी लेकर उसने शहर भरे मंजर को दूर झटका और कार के बाहर देखने लगा। एक दफ़ा फिर उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। तनावुश ही की कॉल थी। कबीर दादा का दिल इसकी आवाज़ सुनने को मचलने लगा। न जाने वो क्या कहना चाहती थी। यकीनन उसने पकोड़े तैयार कर लिए थे और अब उसकी मुंतज़िर थी। चाहते हुए भी वो घंटी वसूल ना कर सका। राब्ता मुनक़ता करने का बटन दबाकर इसने तनावुश के साथ अपने दिल को भी मायूस करने की हिम्मत कर डाली थी। शायद वो खुद से डरने लगा था कि तनावुश की मिन्नतों भरे हुक्म के सामने वो हथियार डाल देगा। ये वापस कराओ। उसने पकोड़ों को अधभरी प्लेट अजीम की तरफ बढ़ाई और उसके प्लेट थामते ही वो तनावुश के पैगाम देखने लगा। दर्जन भर पैगाम आए हुए थे। अच्छा, मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ, कोई माजरत और धमकी धोस नहीं चलेगी, बस आप आ जाइए। आ जाओ ना, अब तो बारिश शुरू हो चुकी है। बावर्ची खाने की खिड़की से नजर आने वाले कतरे आपकी कमी को मजीद उजागर कर रहे हैं। कबीर, आ जाओ ना, पकोड़े बन गए हैं और अगर आप ना आए तो मैं एक पकोड़ा भी मुंह में नहीं डालूंगी। कसम से इतना दिल कर रहा है पकोड़े खाने को, मगर मेरी जिद बरकरार है। उफ, कितना नखरीला है ये लड़का भी। घंटी तो उठाओ ना, प्लीज़ प्लीज़, एक बार बात तो कर लो। अच्छा, मैं आपके लाए हुए कपड़े पहन रही हूँ, आपको इन कपड़ों में ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ ना। ये देखो, पहन लिए हैं कपड़े। मेकअप का सामान नहीं है, वरना मेकअप भी कर लेती। प्लीज़ आ जाओ ना, वरना मैं रो पड़ूंगी। आपने 5-6 बजे तक लौटने का कहा था, अब तो साढ़े छः हो गए हैं। कबीर, मैं रो रही हूँ, सच में रो रही हूँ। आप मुझे याद आ रहे हैं। मैंने पकोड़े खाने की कोशिश की है, मगर मुझसे आधा पकोड़ा भी नहीं निगला गया। ये आखिरी मैसेज था। कार आगे बढ़ चुकी थी। वो मोबाइल फ़ोन एक जानिब रखते हुए दोबारा सीट से टेक लगाकर बैठ गया। मैसेज आना बंद हो गए थे। शायद वो खफा हो गई थी। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या हुआ। क्या कबीर वापस घर जाएगा? क्या रात को 9 बजे वो दूसरी लड़की को अपने ख्वाबगाह में ले आएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।